इस नागरी पुचाड़ी में उपस्थित सभी विद्वत समुदाय का सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे हुए माननीय परमेश्वर जोशी जी, माननीय मिश्रा जी एवं हमारे अतिथि माननीय चौधरी जी एवं गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी जी, उद्भव जी एवं पांडे सरोज जी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी अशोक जी ने बताया, कब कुछ कहा कि हम जानना चाहते कि आप क्यों करें। 1980 में मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो पहला कविता पाठ नागरी पचाड़ी में किसी अवसर पर मिला। वह कविता मुझको याद नहीं है। उस समय भी राष्ट्रीय भावना की बात चल रही थी, राष्ट्रीय भावना की बात चल रही थी। उसकी एक लाइन मुझे अब भी याद है। उस कविता के माध्यम से बहुत सारे बच्चे और बहुत दिन तक हमको पहचानते रहे। मैं उस कविता से शुरू करूंगा। जब कन्याकुमारी के पांव में कांटा चुभ जाता है, जब कन्याकुमारी के पांव में कांटा चुभ जाता है, तो अपने हाथों से निकालने खुद गिरिराज हिमालय झुक जाता है। इसके आगे इस कविता को मैं उस समय कहीं हाथ से लिखा हुआ था, लेकिन एक लाइन दो लाइन मुझे आज भी याद है उस कविता की। वास्तव में मैं कविता और साहित्य के लिए बाहर ही आती। मैं विज्ञान का छात्र रहा, बीएससी किया, बीए एमएस किया और एमडी किया। संयोग से आयुर्वेद ऐसी विधा है कि सारे विषयों की पढ़ाई में अंतिम में दर्शन पढ़ाया जाता है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी। हम एंट्री जब लेते हैं, जब आयुर्वेद में प्रवेश लेते हैं, तो वहीं हम लोग को सबसे पहले दर्शन सिद्धांत पढ़ाया जाता है। दर्शन सिद्धांत में हमारे उसमें एक बात आती है कि सहानुभूति और समानुभूति में अंतर होता है, सिंपैथी और डिपैथी। और संयोग से ऐसे आचार्य ने मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ाया कि उसने कहा कि रोगी को देखते समय सिंपैथी सहानुभूति मत रखना, समानुभूति रखोगे तो उसका निराश स्वतः हो जाएगा। और ये आदत ऐसी पड़ गई कि ये व्यापक हो गई। ये समानुभूति मरीज के साथ साथ समाज के साथ भी हो गई, देश के साथ हो गई, मनुष्य और पशुओं पक्षियों नदियों जंगलों के साथ भी। अब वो ऐसी में कविताएं तो नहीं लिख पाता, लिखना आता है आज भी। मैं एक स्केचिंग पेंटिंग बनाने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारी चीजें जो बड़ी फर्क पर है, जिन्हें हम करना चाहते हैं, तो हम कविताओं को नैनो तकनीक की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारी मोदी विचार, बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको नैनो बहुत कम शब्दों में उस कथा को कर देना मैंने कोशिश की और एक कविताएं बनी थी। और वो समानुभूति वो कारण है कि मुझे इतिहास पर भी कहीं बहक गए, कहीं संस्कृति पर बहक गए, कहीं विज्ञान पर बहक गए। और ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी जो जर्नल में जब निकालना शुरू हुआ, तो हमें लगा कि सब कुछ विज्ञान है, सब कुछ साहित्य है, सब कुछ संगीत है, सब कुछ तकनीक। तो मैं खुद नहीं समझ पाता हूं तो लग गया हूं मनुष्य समानुभूति की कोशिश करता रहता हूं। कविता की बात आती है तो मैं सबसे पहले इसमें कविता सुनाऊंगा। एक कोशिश की है मैंने, इसे इमेजिन करने का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मेरा निवेदन होगा। ये कविता नहीं है, ये बहुत सारे चित्र हैं मेरे मन में, और उन चित्रों को इन शब्दों के माध्यम से मैं कहने की कोशिश की। नदी की चिंता। नहीं सर, एक थी नदी, एक थी नदी। ध्यान दें, एक गांव था, गांव में एक नदी थी।
ये गांव था, गांव में एक नदी थी जिसमें अथाह पानी था, पानी में नावें थी, मछलियां थी तैराक, पानी में मछलियां थी, तैराक थे, किस्म था, विषम था, हंसी थी, खुशी थी, निदिया थी, विद्या थी, निदिया थी, विद्या थी। नदी में जब भी कोई डूबने लगता, कोई एक आदमी, नदी में जब भी डूबने लगता कोई एक आदमी, तो पूरा गांव मनौती करता, नदी को सहरा चलाता। नदी में जब भी डूबने लगता कोई एक आदमी, तो पूरा गांव मनौती करता नदी को सहरा चढ़ाने की, और नदी मान भी जाती थी, और नदी मान भी जाती थी, क्योंकि पूरे गांव की जो मन्नत थी, डूबता आदमी कहा जाता, पूरा गांव नाचता गाता सहरा चढ़ाता नदी। ध्यान दें, क्योंकि डूबता आदमी केवल आदमी भर नहीं होता, क्योंकि डूबता आदमी केवल आदमी भर नहीं होता, उस धरती के कोख का एक सृजन होता, उस धरती की कोख का एक सृजन होता, जिसके स्तनों से नदी बह रही होता, रिश्ते को जरूरत, उस धरती की कोख का एक सृजन भी होता, जिसकी स्तनों से नदी बह रही होती। शायद नदी इसलिए मान जाती थी क्योंकि सवाल एक आदमी का नहीं, कोख और स्तनों के बीच के रिश्ते का, सवाल एक आदमी का नहीं, कोख और स्तनों के बीच के रिश्ते का होता था। गांव घरों का समूह भर नहीं होता, ध्यान दें, गांव घरों का समूह भर नहीं होता, धरती की कोख से उपजा होता है। इसलिए नदी, नीम, पेड़, गौरैया, गाय, गीदड़, पहाड़, रेत, खेत सब उसके रिश्ते में आता है। गांव घरों का एक समूह भर नहीं होता, वह धरती की कोख से उपजा होता है। इसलिए नदी, नीम, पेड़, गौरैया, गाय, गीदड़, पहाड़, रेत, खेत सब उसके रिश्ते में आते हैं। ये रिश्ते कुछ ऐसे उलझे होते हैं कि टूटते नहीं कभी, दरकने भर से धरती कांपने लगती है, दरकने भर से धरती कांपने लगती है। सूरज आंखें तरेरता है जब धरती कांपती है, सूरज आंखें तरेरता है, हवा हाँफती है, फिर गांव गंवार से दूर विकास की सीढ़ियों पर खड़ा जो जीवन होता है, चीखता है, चिघाड़ता है, कांपती धरती को कंबल उड़ाता है, जो पर्यावरण के लिए बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं। कांपती धरती को कंबल उड़ाता है, सूरज को चश्मा लगाता है और हवा को पानी पिलाता है, जिसे देखकर नीम पर बैठा कौवा हंसता है। ग्लोबल वार्मिंग की मीटिंग चल रही है, जिसे देखकर गांव की नीम पर बैठा कौवा हंसता है। सियाल उपनिषद के सूत्र बोलते हुए कहता है, जैसे जैसे चलते हैं विकास की सीढ़ियां, भय भी पीछे पीछे आता है। जैसे जैसे चलते हैं विकास की सीढ़ियां, भय भी पीछे पीछे आता है, क्योंकि आदमी खुद के बजाय खुद के लिए विकास करता है, क्योंकि आदमी खुद के बजाय खुद के लिए विकास करता है। जो नरबली मांगता है, प्रकृति की बलि तो शुरू में ही ले चुका। इसलिए प्रकृति को जीतने के भ्रम में हारता है हर बार आदमी, इसलिए प्रकृति को जीतने के भय में हारता है हर बार आदमी। इस हार का भय भी और बीज है जो जीने मरने क्या सोने तक नहीं देता, विकास की सुधियाई आंखों को रोने तक नहीं देता। भय ही जिहाद का बाप है, मनुष्यता के लिए अभिशाप है, क्योंकि भय जब जुआ होता है तो आत्महंता, क्योंकि भय जब जुआ होता है तो आत्महंता बना देता है। अंततः मरना निश्चित है, धरती का, सूरज का, हवाओं का, नदी का और खेतों का। इसके बाद कविता है जो इसमें मैं बहुत सारी है। एक कविता इसमें मैंने बेटी बचाओ से, ध्यान नहीं, बेटी बचाओ, देश प्रेम वाली, अच्छा देश, देह और देश, क्यों सर, देह और देश, जी देह और देश, अभी आदेश हुआ देह और देश। देश बस एक नक्शा भर नहीं होता,
देश और देश बस एक नक्शा पर नहीं होता, न नारे लगाने से कोई देश प्रेमी या देशद्रोही होता, न नारे लगाने से कोई देश प्रेमी या देशद्रोही होता है। देश प्रेम केवल सीमा पर शहीद होना ही नहीं, देश प्रेम केवल सीमा पर शहीद होना ही नहीं है, न देश के अंधेरे कोनों में टार्च जला देना देशद्रोह होता है, न देश के अंधेरे कोनों में टार्च जला देना देशद्रोह होता है। देश देश की तरह होता है जिसे जिया जाता है, जिसके लिए जिया जाता है, जो होने का बोध देता है। उस देश पर जमी धूल को हटाना, उसकी भूख मिटाना, कपड़े पहनाना, उसके घावों पर मरहम लगाना, सारे अंगों में तालमेल बिठाना और रक्त चूसते जुओं को निकाल फेंकना, प्रिय दोस्तों की तलाश, उससे हंसना बतियाना भी होता है देश प्रेम। उस देह पर जमी धूल को हटाना, उसकी भूख को मिटाना, कपड़े पहनाना, उसके घावों पर मरहम लगाना, सारे अंगों में तालमेल बिठाना और रक्त चूसते जुओं को निकाल फेंकना, प्रिय दोस्तों की तलाश, उससे हंसना बतियाना भी होता है देश प्रेम। न केवल दुश्मनों की खोज और उन्हें गरियाता होता है देश प्रेम, न केवल दुश्मनों की खोज और उन्हें गरियाना होता है देश प्रेम, अपने ही देह के अंगों की उपेक्षा, जरूरत से ज्यादा अपेक्षा, पेट को पीड़ा देकर जीव को खुश करना, ढेर सारा रक्त बाहों में भर देना, पांवों को रक्तहीन कर सुखा देना होता है देशद्रोह। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा ही पीड़ा का कारण होता है। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा ही पीड़ा का कारण होता है, जिससे जन्म लेता है देह में रोग और देश में विद्रोह, जिससे जन्म लेता है देह में रोग और देश में विद्रोह। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा, अपेक्षा उपेक्षा और प्रतीक्षा पीड़ा का कारण। इसके बाद आइए धर्म और राजनीति, ये समय का मुद्दा है, इस पर भी एक कविता है।